हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं देव तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव सर ऑल इन वन में। जो हमारा कार्यक्रम जो हमारा चल रहा है ग्रामीण समाज एवं विकास को लेकर चल रहा है, आज हम उसको अगले भाग को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आप धैर्य के साथ, शालीनता के साथ वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण है आम जानकारी की दृष्टि से और जीएस की पृष्ठभूमि से और आगामी उत्तर प्रदेश की लेखपाल की परीक्षा के पाठ्यक्रमानुसार बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। आप मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा और आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर हमें लिख दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने क्लास की रोचकता बढ़ाने के लिए और आप कितना अंदाजा सही लगा सकते हैं और परीक्षा में कैसे प्रश्न आएंगे, इसके लिए हमने कुछ प्रश्नों को यानी सभी प्रश्नों को बहुविकल्पीय तौर पर प्रस्तुत किया है। तो आप इसका सही जवाब बताएं और अंत तक वीडियो को जरूर बने रहें। चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक पंचायती राज असफलता के से संबंधित है। ए प्रभावशाली नेतृत्व का अभाव, बी अशिक्षा, सी जातिवाद एवं गुटबंदी या डी ये सभी। तो देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था भारत में त्रिस्तरीय रूप से लागू सुचारू रूप से चलाई जा रही है और उसमें कुछ अभी कमियां नजर आती हैं। तो आपको यही बताना है कौन कौन सी कमियां अभी व्याप्त हैं पंचायती राज व्यवस्था में। तो देखिएगा, इसका जो जवाब होगा वह होगा डी, यानी कि ये सभी अशिक्षा, जातिवादी एवं गुटबंदी जो चुनाव के दौरान ज्यादातर हमें प्रकाश में आती हैं, यह सभी असफलता से संबंधित है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार किसका है। ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी जगजीवन राम जी, सी सिकंदर बख्त या लाल बहादुर शास्त्री। यानी किसने यह उद्गार किया और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। और इसीलिए जब हमारा देश आजाद हुआ तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 में शुरू की गई, पहली पंचवर्षीय योजना जो मुख्य तौर पर जो आधारित थी वह कृषि सिद्धांत पर, कृषि पद्धति पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर पद्धति पर आधारित थी। तो यह जो बात कही थी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पद्धति पर आधारित थी, कृषि क्षेत्र को ही समर्पित थी। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगली जानकारी की ओर। हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है। दलहन, तिलहन, जूट, कपास, गेहूं और चावल, गन्ना और चाय। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1960-70 के दशक में लगभग 1966-67 ईस्वी में भारत में हरित क्रांति आई और इसने विशेष तौर पर खाद्यान्न फसलों में यानी कि गेहूं, चावल में की विशेष फसलों यानी गेहूं और चावल की फसलों के लिए वरदान साबित हुई। हरित क्रांति भारत में लाने का श्रेय डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को जाता है, जबकि हम विश्व स्तर पर देखें तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। यह हमें पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, अगली जानकारी की ओर। आप अंत तक जरूर बने रहें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि ग्रामीण समाज की मुख्य विशेषता क्या है। कम संख्या, मौसमी बेरोजगारी, जमींदारी प्रथा, कम संख्या या कृषक समाज। तो देखिएगा, ग्रामीण समाज में यह सभी विशेषताएं होती हैं। मौसमी बेरोजगारी भी होती है, यानी एक फसल में आपको अधिक काम मिलता है, जब फसल घर पर आ जाती हैं, जब फसल मौजूद नहीं रहती हैं तो आपको बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। कम संख्या भी होती है क्योंकि ग्रामीण संख्या की एक यह भी क्षेत्र की एक विशेषता है कि 5000 से कम जनसंख्या होनी चाहिए। जमींदारी प्रथा भी, लेकिन यहाँ पर बात की गई है मुख्य विशेषता की। तो ग्रामीण समाज की मुख्य विशेषता जो है वह है ग्राम समाज। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। भारत में पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। ए सीतापुर में, बी जींद में, सी कांगड़ा में या डी चेन्नई में। तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भारत में पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय है, जो कि सन 1962 ईस्वी में 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, अगली जानकारी की ओर कि भूमि की पैमाइश
का कार्य कौन सा विभाग करता है? शिक्षा विभाग करता है, चिकित्सा विभाग करता है, राजस्व विभाग करता है या भू प्रबंधन विभाग करता है? तो आप इसका सही जवाब करेंगे राजस्व विभाग। राजस्व विभाग। भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1947 में, 1960 में, 1937 में या 1904 ईस्वी में? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कर्जन के समय पर 1904 ईस्वी में भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और सहकारिता आंदोलन के जो जनक थे वह थे एफ निकोलसन। एफ निकोलसन, आप इसको नोट कर लीजिएगा। एफ निकोलसन भारत में सहकारिता आंदोलन के जनक कहे जाते हैं और सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1904 ईस्वी में होती है लॉर्ड कर्जन के समय पर। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन बहुत पूछा जाता है, कब प्रारंभ हुआ? और बागवानी से रिलेटेड जो है वह है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है तो यह बागवानी से संबंधित है। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ? वर्ष 2002 में, वर्ष 2003 में, वर्ष 2004 में या वर्ष 2006 में? तो इसका सही जवाब होगा वर्ष 2004 ईस्वी में। यह केंद्र और राज्य मिलकर चलाते हैं इस मिशन को और इसमें केंद्र का 25% हिस्सा होता है। 25% अनुदान केंद्र कराता है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जो कि वर्ष 2004 में शुरू हुई थी और बागवानी से ही संबंधित हॉर्टिकल्चर कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर कि गांव में गुटबंदी, जो हम पहले प्रश्न में ही इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, जो कि एक पंचायती राज व्यवस्था की असफलता का कारण है कि गांव में गुटबंदी के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कौन है? रोजगार के सिमटते अवसर, व्यक्तिवाद, जाति व्यवस्था या चुनाव? तो इसका सही जवाब होगा चुनाव। चुनाव जब आते हैं तो गांव में गुटबंदियां बन जाती हैं। यह हम सभी आपने प्रैक्टिकल तौर पर देखा होगा। तो इसका सही जवाब होगा चुनाव, यानी कि गांव में गुटबंदी का सर्वाधिक जो वो है कारण वो है चुनाव। जनजातियों यानी एसटी यानी कि जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा है? जीएस घुरिये जी ने, एमसी राय जी ने, एससी दुबे जी ने या जेएच हट्टन जी ने? तो इसका सही जवाब होगा जीएस घुरिये। जीएस घुरिये जी ने जनजातियों को पिछड़े हिंदू की संज्ञा दी है। देखिए यह पेपर में बहुत पूछा जाता है, सीमांत कृषक क्या होता है, लघु कृषक क्या होता है। जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई तो उसमें सीमांत कृषक बहुत चर्चा में रहा और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले हों या 10 हेक्टेयर से अधिक हो या 2 हेक्टेयर से अधिक हो या इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, 1 हेक्टेयर से कम भूमि जिस किसान के पास है वह कृषक सीमांत कृषक कहलाता है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाला किसान। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। ग्रामीण निर्माण केंद्र की स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, केरल में या पंजाब में? तो इसका सही जवाब होगा केरल। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर कि ग्रामीण समाज में कृषि के अतिरिक्त किया जाने वाला कार्य इनमें से कौन सा है? तो कौन सा कार्य है? पशुपालन है, चिकित्सा है, शिक्षण है या उद्योग है? तो इसका सही जवाब होगा पशुपालन। यानी कि ग्रामीण समाज में कृषि के अतिरिक्त जो सबसे अधिक कार्य किया जाता है वह पशुपालन किया जाता है। इसीलिए हम बोल देते हैं कि भारत के गांव में मिश्रित कृषि यानी कृषि के साथ साथ पशुपालन भी मौजूद होता है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर कि पंच परमेश्वर की संकल्पना निम्न में से किससे संबंधित है? पंचायती राज से, समाज से, परिवार से या व्यापार से? तो इसका सही जवाब होगा पंचायती राज से पंच परमेश्वर की कल्पना संबंधित है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि उत्तर प्रदेश में नया सवेरा योजना किससे संबंधित है? किसानों से, गरीबों से,
श्रमिक बालकों से, या ए भी दोनों से, यानी किसानों और गरीबों से? तो इसका सही जवाब होगा श्रमिक बालकों से, यानी कि उत्तर प्रदेश में नया सवेरा योजना श्रमिक बालकों से संबंधित है। देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है कि चकबंदी समिति में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं। यह हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। पूछा जाता है कम से कम या अधिकतम, तो हमें यह पता होना चाहिए। चकबंदी क्या होती है, यानी जो टुकड़ों में चक होते हैं, टुकड़ों में जो खंड में बटे होते हैं खेत, उनको एकत्रित करना, एक साथ मिलाना, यानी खेतों को बांधना, चकों को बांधना चकबंदी कहलाती है। यह एक कल्याणकारी योजना है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अधिकतम कितने सदस्य होते हैं जो चकबंदी समिति बनती है। तो 5 होते हैं, 11 होते हैं, 9 होते हैं या 15 होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 11, यानी चकबंदी समिति में अधिक से अधिक अगर पूछे तो 11, और कम से कम अगर आपसे कोई पूछे तो उसका सही जवाब है 5। समझ रहे हैं आप? यानी कि चकबंदी समिति में कम से कम 5 सदस्य होते हैं और अधिक से अधिक 11 सदस्य होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी प्रक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निम्न में से किस जिलों में शुरू की गई थी? लखनऊ प्रयागराज, कैराना लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर मुजफ्फरनगर, मेरठ या गाजियाबाद? जब हमने आपको चकबंदी पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम सन 1953 में लाया गया और प्रैक्टिकल के तौर पर, ट्रायल के तौर पर 2 तहसीलों में से शुरू किया गया था 1954 ईस्वी में, कैराना में और मुसाफिर खाना में। कैराना जो पड़ता है वह मुजफ्फरनगर जिले में पड़ता है और मुसाफिर खाना सुल्तानपुर जिले में पड़ता है। उस हिसाब से इसका सही जवाब होगा सी, सुल्तानपुर और मुजफ्फरनगर। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर कि राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी? राजस्व परिषद राजस्व विभाग का सबसे मुख्य इसे बोला जाता है और यह राजस्व का सबसे उच्च न्यायालय भी इसे ही कहा जाता है, राजस्व परिषद का। तो राजस्व परिषद की स्थापना हुई कब? 1947 को, 31 को, 1831 को या 1861 ईस्वी को? तो इसका सही जवाब होगा 1831 ईस्वी को, 1831 ईस्वी को। और 1947-48 में आके इसे 2 भागों में विभक्त कर दिया गया। प्रशासनिक कार्य इसके अलग कर दिए गए और न्यायिक कार्य इसके अलग कर दिए गए। अगर हम बात करें राजस्व परिषद में तो 1 अध्यक्ष होता है, 2 प्रशासनिक सदस्य होते हैं और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। और न्यायिक सदस्यों का जो मुख्यालय होता है वह होता है प्रयागराज और प्रशासनिक का जो मुख्यालय होता है वह होता है लखनऊ। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। यह हम सब बता चुके हैं, पीछे पढ़ा भी चुके हैं। आज के हम अंतिम प्रश्न की ओर पढ़ते हैं और यह प्रश्न आपसे किया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप इसका जवाब जरूर देंगे। आप सर्च कीजिएगा, किन्हीं भी स्रोतों से आप हमें इसका जवाब लिख दीजिएगा। इसके साथ साथ आप अलग जानकारी भी आप पढ़ेंगे जो कि आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगी। प्रश्न है कि भारत में, यानी भारत की आत्मा, एपोस्ट्रोफी के बीच में, भारत की आत्मा इन्वर्टेड कॉमा गांव में बसती है, यह किस व्यक्ति का कथन है? यानी किसने कहा है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है? इसका आपको जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना होगा। हम उसका नेक्स्ट वीडियो में नाम बताएंगे, उसका हम उल्लेख करेंगे किसने सही जवाब दिया और किसने क्या क्या प्रयास या कितना प्रयास किया। तो चलिए आज की सभा को नहीं समाप्त करते हैं। आप हंसते रहें, हंसाते रहें, पढ़ते रहें, घर पर ही सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।